एटम्स रिमेनिंग यानी कि जो डीके है दैट इज एक्सपोनेंशियल डीके, तो n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। बेटा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट वी कॉल एज हाफ लाइफ। ठीक है बेटे, हाफ लाइफ। नाउ व्हाट इज हाफ लाइफ? ऐसा है बेटे, जो टाइम रिक्वायर्ड है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेन एवर द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन टू द हाफ, मतलब आधे एटम्स रह जाते हैं। ठीक है बेटे, आधे न्यूक्लियाई रह जाते हैं, तो द टाइम दैट इज बीइंग टेकन कि भाई जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो हाफ रह जाते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, उसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। यानी कि जितने एटम शुरुआत में थे, जितने न्यूक्लियाई शुरुआत में थे, उसके अब हाफ न्यूक्लियस रह गए और उनको जो समय लगा ऐसा होने में, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, उसको हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। सो बेटा देखो, एन नॉट वर द इनिशियल, एन नॉट इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट थे, अब एन नॉट बाई टू रह गए, तो एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब बेटा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो t, ये जो t है इस सिचुएशन में t विल बी t हाफ, यानी हाफ लाइफ टाइम। सो t हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस e2 बाई क्या चीज बेटे, लैम्डा। ये मतलब एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/2। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये जो टाइम है जो हमने निकालना है, टी हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस ई टू बाई डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, और लॉग बेस ई टू की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। सो ये जो हाफ लाइफ टाइम है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज लैम्डा। ठीक है बेटे, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की आपको मैंने यूनिट्स बता दी थी ऑलरेडी, तो ये हाफ लाइफ टाइम हो गया दैट इज 0.693 अपॉन लैम्डा। अब बेटा इसमें स्पेसिफिकली हमें प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं मैं डिस्कस करूंगा। ये तो हमने हाफ लाइफ टाइम डिस्कस किया, और अब मैं आपसे बात करूंगा इस पे बेस्ड, हाफ लाइफ टाइम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग ट्राई करेंगे, और किस तरह की प्रॉब्लम, किस कंसेप्ट पे प्रॉब्लम्स आती हैं ये डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, अगर हमारे पास इनिशियली एन नॉट एटम्स थे तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए, एन नॉट बाई टू, एक हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई टू रह गए, और अगर दो हाफ लाइफ करोगे तो पता है कितने रह जाएंगे बेटा, एन नॉट बाई टू का स्क्वायर, यानी हाफ, सॉरी एन नॉट बाई टू का हाफ, ये रह जाएगा बेटा दो हाफ लाइफ्स के बाद। अच्छा तीन, मतलब यानी कि एन नॉट बाई टू की पावर, यानी कि एन नॉट बाई टू की पावर टू, ये टू हाफ लाइफ्स के बाद, तीन हाफ लाइफ्स के बाद एन नॉट बाई टू की पावर थ्री, एन हाफ लाइफ्स के बाद एन नॉट बाई टू की पावर एन, एन हाफ लाइफ्स बाद हमारे पास कितने न्यूक्लियस रह जाएंगे, एन नॉट बाई टू की पावर एन रह जाएंगे। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, number of nuclei remaining after n half lives n is equal to n naught by 2 की power n, n is equal to n naught by 2 की power n। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स यानी n हाफ लाइव्स के बाद इतने न्यूक्लियाई रिमेन कर जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इसी कंसेप्ट पे, अच्छा नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये जो n है, n is equal to total time divided by time for one half life। ठीक है बेटे, सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, सो दैट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ दैट इज n। ठीक है बेटे, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ n के बराबर हो जाता है। अब आप देखिए बेटे, ये हुआ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और कितने हाफ लाइफ्स के बाद कितना सैंपल में न्यूक्लियाई बचेगा। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा, वी विल बी डूइंग सम प्रॉब्लम्स। सो देखिए,
इस पे हमारे को एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये देखिएगा बेटा। दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियम is 1600 years. After how many years 25% of a radium block remains undecayed. तो देखिए हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 1600 ईयर्स और हमसे पूछ रहा है कि कितने सालों के बाद 25% रेडियम ब्लॉक रह जाएगा। अब 25% रेडियम ब्लॉक का मतलब है, मान लीजिए इनिशियली N0 था बेटा, तो 25% ऑफ द ब्लॉक का मतलब है कि 25/100 ऑफ N0 ये रिमेनिंग है। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है N/N0 1/2 की पावर n। अब नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई इज 25/100 N0, तो यानी कि ये N0/4 है, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई बेटा, n इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी 2, सो देयर आर 2 हाफ लाइफ्स, यानी कि बेटा 2 हाफ लाइफों के बाद जो है 25% रेडियम रह जाएगा, 25% रेडियम रह जाएगा 2 हाफ लाइफों के बाद। तो एक हाफ लाइफ है 1600 साल की, तो इसका मतलब दो हाफ लाइफ है कितनी 3200 ईयर्स की, तो 3200 ईयर्स, सो टाइम इज 3200 ईयर्स, यानी कि 3200 साल के बाद 25% रेडियम रह जाएगा बेटा, 25% रेडियम रह जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अगली प्रॉब्लम देखेंगे। दी हाफ लाइफ ऑफ polonium is 140 days। पोलोनियम की हाफ लाइफ कितनी है बेटे 140 डेज। इन what time will 15 gram of polonium be disintegrated out of its initial mass, initial mass of 16 grams। सो देखिए बेटा हाफ लाइफ दे रखी है पोलोनियम की 140 डेज और हमें पता करना है कि कितने टाइम में 15 ग्राम ऑफ पोलोनियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इनिशियल मास जो है 16 ग्राम था। तो 15 ग्राम अगर डिसइंटीग्रेट हो गया तो बचा कितना बेटे 1 ग्राम बचा। ठीक है, तो आपको पता है सॉल्यूशन देखिए बेटा N/N0 1/2 की पावर n, सो नंबर रिमेनिंग इज 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n,
Now this implies that 1 by 2 की पावर n is equal to 1 by 2 की पावर 4, यानी कि number of half lives कितनी होगी बेटा? 4 half lives. That means the number of half lives become equal to 4 half lives. तो एक हाफ लाइफ है 140 दिनों की, तो 4 हाफ लाइफ के बाद 1 ग्राम रह जाएगा, यानी 15 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 4 इंटू 140, इतने दिन, ठीक है. टोटल डेज कि जब 1 ग्राम रह जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 140, दैट इज इक्वल टू 560 डेज, 560 दिन, ठीक है बेटे. तो आफ्टर 560 डेज the 15 gram of polonium will get disintegrated. Next bete, question number 3. In a radioactive decay, neither the atomic number nor mass number changes. Identify out of alpha particle, proton, neutron, electron, positron and photon, which possibly can be emitted. देखिए, in a radioactive decay, neither the atomic number nor the mass number changes. Identify out of alpha particle, proton, neutron, electron, positron and photon which can be possibly emitted. देखो बेटा, ऐसा है, अगर मास नंबर भी चेंज नहीं हो रहा और एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल निकल रहा है वो मासलेस भी है और उस पर चार्ज भी नहीं है. तो ऐसा पार्टिकल सिर्फ फोटोन ही है. तो पॉसिबिलिटी किसकी है बेटा? फोटोन के एमिट होने की. दिस ऑल पॉसिबिलिटी दैट फोटोन इज गेटिंग एमिटेड. ठीक है बेटे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Question number 4. A freshly prepared radioactive source of half-life 2 hours emits radiations of intensity which is 64 times the permissible safe limit. Find the minimum time
time after which it would be possible, after which it would be possible to work safely with the source. तो देखिए बेटा, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स है और उसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स है और वो इमिट करता है रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी विच आर 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ लिमिट, और हमने मिनिमम टाइम निकालना है आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली विद द सोर्स। तो सेफली हम वर्क कर सकें उसके लिए कितना टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा। देखिए बेटा, ऐसा है जो 64 टाइम्स लेवल है इनिशियली जो है, हमने 64 टाइम्स कम हो जाए हमारे न्यूक्लियाई तो क्या हो जाएगा, सेफ वर्किंग लिमिट आ जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 64 N0 न्यूक्लियाई पहले थे तो अब कितने पर पहुंच जाएं, N0 पर पहुंच जाएं, और ऐसा होने में कितनी हाफ लाइफ लगेंगी वो आप निकाल सकते हो बेटे। यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ हाफ लाइफ हियर। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1/64 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी बेटा, 6 हाफ लाइफ, यानी कि एक हाफ लाइफ है 2 आवर्स की, तो 6 हाफ लाइफ मतलब कितना टाइम हो गया, 12 आवर्स। तो 12 आवर्स के बाद जो है सेफ लिमिट पहुंच जाएगी, 12 आवर्स के बाद जो है द सेफ लिमिट विल बी रीच्ड। ठीक है बेटे, सो ये हो गया। नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। the half life of a radioactive nuclide is 20 hours। ठीक है बेटे, तो हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 20 hours। what fraction of original activity will remain after 40 hours। half life of radioactive nuclide is 20 hours और what fraction of original activity will remain after 40 hours। तो बेटा देखिए 40 घंटे बाद कितनी फ्रैक्शन बच जाएगी। ठीक है बेटे, रिमेनिंग फ्रैक्शन हमने निकालनी है कि कितनी बच जाएगी आफ्टर 40 आवर्स। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू टोटल टाइम 40 ओवर टाइम फॉर वन हाफ लाइफ कितना है 20, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 हो गई। तो बेटा n/n0 1/2 की पावर n के बराबर है, that implies n/n0 is equal to 1/4, यानी कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो 1:4 आ गई, रिमेनिंग फ्रैक्शन कितनी आ गई 1:4। सो आंसर इज 1/4। ठीक है बेटे, नाउ वी हैव डिस्कस दिस अबाउट रेडियो एक्टिविटी और मैंने आपको बता दिया स्पेसिफिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। अब देखिए बेटा, एक और रिलेशन आपको बता दूं, अभी हमने टाइम फॉर हाफ लाइफ निकाला था, यानी हाफ लाइफ टाइम निकाला था। देयर इज वन टाइम विच वी कॉल एज एवरेज टाइम। ठीक है बेटे, एवरेज टाइम। सो एवरेज टाइम की अगर हम बात करें तो दैट इज टाउ इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो 1/λ इज द एवरेज टाइम। ठीक है बेटे, ये क्या है
एवरेज टाइम है। नाउ ये बेटा हमने डिस्कशन किया रेडियो एक्टिविटी का, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट दी बेसिकली डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात किया, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियसेस के बारे में बात किया। Now I am going to take up the next topic, that is dual nature. We are going to study dual nature, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर, इसमें हमारी स्टडी कंसंट्रेट करेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। विल बी डिस्कसिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ना बेटे देखिए, जहां तक ड्यूअल नेचर का सवाल है, दो तरह की नेचर, ये किसकी है बेटा? लाइट के बारे में आज तक भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है या लाइट का वेव नेचर है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स हमको ये शो करते हैं कि लाइट हैज़ वेव नेचर, और हाइगन ने अपना जो वेव प्रिंसिपल दिया, हाइगन्स वेव प्रिंसिपल जो उसने दिया, ही गेव इट कंसिडरिंग दैट लाइट इज ए वेव। ठीक है बेटा, लेकिन लाइट शोज सम पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। लाइट के पास कुछ पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। देखिए बेटा, पार्टिकल की टेंडेंसी होती है, अगर ये गेंद है और वो किसी लेट्स से किसी रेत पर आप उसको हिट करते हैं, तो क्या होता है, वो गेंद रेत को डिस्प्लेस कर देती है। लाइट भी उस रेत पे गिर रही है, लेकिन वो रेत को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही। अब यहां तो वेव नेचर दिखती है लाइट की, यहां पे तो हमने वेव नेचर देखी। और गेंद की कैसी थी? पार्टिकल नेचर। गेंद पार्टिकल थी, तभी वो चीज कुरेद सकी। मैं अगर पार्टिकल नेचर की बात करूं, ये देखिए, ये मेरा मार्कर और ये रहा डस्टर, ये आया डस्टर, ये मार्कर आया डस्टर पे, और ये देखिए इसने यहां से कुछ पार्टिकल्स निकाल दिए। ये कैसा नेचर है? ये पार्टिकल नेचर था इस डस्टर का। लाइट गिर रही है इस पे, लेकिन कुछ नहीं निकाल रही। देखो इससे लाइट इस पर गिर रही है, लेकिन कुछ नहीं निकाल रही। ये कैसा नेचर है बेटा? वेव नेचर। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ही कुछ निकाल सकता है, पार्टिकल ही कुछ निकाल सकता है। तो लाइट के बारे में बहुत सालों तक ये रहा, एक कंफ्यूजन रहा, और वो कंफ्यूजन आज भी है। लेकिन आज एक तरीके से ये कह दिया गया है कि लाइट कैन बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। लाइट के पास दोनों तरह की नेचर हो सकती है, यानी पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है बेटे, अब देखिए आइंस्टाइन जो था, आइंस्टाइन ने कहा कि अगर लाइट फोटॉन्स हैं, इफ देयर आर फोटॉन्स, ठीक है बेटे, अगर फोटॉन्स हैं तो फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 है। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, बट वो जब स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मास। अब हर्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एक्सपेरिमेंट। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट वी कॉल इट एज पॉपुलरली। ये 1886 के लगभग ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। दिस इज कॉल्ड एज हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। हर्ट्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटे? हर्ट्स हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट था। वो हम तो बेटे चीज़ों, हमें तो शो पीस चाहिए, हमें खिलौने चाहिए, लेकिन उसको एक खिलौना मिला हर्ट्स को। उसने क्या किया बेटा? एक ट्यूब ले ली, ऐसे ग्लास की ट्यूब ले ली, और इसमें से हवा निकाल दी, यानी कि अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इसके अंदर बेटा वैक्यूम आ गया, और वैक्यूम आ जाने के बाद यहां पे जिंक, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए विच वर मेड अप ऑफ जिंक। जिंक के 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, और जिंक के इलेक्ट्रोड्स लेने के बाद इसको एक बैटरी के जरिए कनेक्ट कर दिया, और यहां पे एक बल्ब लगा दिया बेटा, ये बल्ब है, और इसको इसके साथ क्लोज कर दिया, सर्किट को बंद कर दिया। अब वो हेनरी बैकरल वाला जो काला कमरा था, जहाँ पे हेनरी बैकरल काले काम करता था, वहीं पे ही ये हर्ट्स ले गया इस अपरेटस को, और उसने देखा बल्ब नहीं जला, बल्ब जो है नहीं जला। जब उसने एक लैंप लेके, ये लैंप ले लिया, ठीक है बेटा,
यहां से उसने इस पे लाइट फेंकी, इस जिंक के न्यूक्लियस पर लाइट फेंकी, तो ही फाउंड दैट द बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग। जब 15 वाट का बल्ब लगाया तो ये वाला बल्ब वीक जल रहा था, जब 40 वाट का कर दिया बल्ब तो ये बल्ब थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा ज़्यादा अच्छा जलने लग गया। जब उसने 100 वाट का लगा दिया तो बल्ब और ज़्यादा ग्लो करने लगा। ये ऑब्जर्वेशन उसने की, तो ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि इसका मतलब है जब इस पे लाइट गिर रहे हो आप जिंक पे तो क्या हो रहा है, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ये बीच में देखिए गैप था दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, अगर जुड़े होते तो बल्ब ने जलना ही था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे कोई ना कोई मीन्स आ गया, कोई ना कोई चार्ज कैरियर्स आ गए जो कि कंडक्शन पॉसिबल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल हो रही है। तो ये उसने फिर क्या कंक्लूजन निकाला कि ये लाइट जो आप गिर रहे हो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है। अगर लाइट का वेव नेचर होता तो कभी भी इलेक्ट्रॉन ना निकलते, क्योंकि लाइट का कैसा नेचर था, पार्टिकल नेचर था, तभी यहां से निकल रहे थे। ये तो उसने जिंक के साथ करके देखा, जब उसने इसकी जगह पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया तब ये पॉसिबिलिटी नहीं हुई। जब उसने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया तब नहीं हुई। इसका मतलब है कॉपर फोटोसेंसिटिव नहीं था, कॉपर वाज नॉट फोटोसेंसिटिव। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जो लाइट के कारण ही किसी मटेरियल से निकलते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं विच आर फोटोसेंसिटिव, विच आर फोटोकंडक्टिव, यानी कि जो कंडक्शन पॉसिबल करवा देते हैं जब क्या गिरे, उन पर लाइट गिरे। इस इफेक्ट को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसकी लाइट के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स चलने लग पड़े और सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट का फ्लो कंप्लीट हो गया, और जो ये बल्ब लगाया हुआ था ये चलने लग पड़ा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कुछ इसके डिटेल्ड, जो हमारे को किस तरह की हमें इसको डिटेल में, इस प्रोसेस को हमने समझना है और क्या क्या फैक्टर्स का हमने ख्याल करना है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट विद यू नाउ। ठीक है बेटा, अब देखिए, आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल रहे थे, कैसे एमिशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, और कैसे सर्किट कंप्लीट हो रहा था, और कैसे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा था, किस तरह से। ठीक है बेटा, नाउ अब देर आर, कोई भी लाइट रेडिएशन है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक के हिसाब से कोई भी लाइट रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन है, कोई भी लाइट है, ठीक है बेटा, इट इज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी एक पैकेट में है, दैट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, that is equal to h into nu. Nu is frequency of the incident radiation, h is Planck's constant. इतने पैकेट ऑफ एनर्जी आ रहे हैं बेटा, मेरे मुंह पर आके लाइट गिर रही है, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, h इंटू न्यू, h इंटू न्यू, h इंटू न्यू। ये पैकेट सारे मेरे मुंह पे आ रहे हैं, आपके मुंह पर भी हैं, देखिए जरा ध्यान से। ठीक है बेटा, सो ये इतनी एनर्जी पैकेट कंपोज्ड है, और ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हम पर कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। अब अगर हम लाइट का कलर चेंज कर दें तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, और एनर्जी कैरिड बाय दैट पर्टिकुलर लाइट वेव विल चेंज। वो लाइट वेव के कारण जो एनर्जी कैरिड होगी वो बदल जाएगी, दैट विल आल्सो चेंज। नाउ देखिए, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इज दी लीस्ट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और तो इसलिए एनर्जी पैकेट भी कम होगा। और अगर ग्रीन लाइट है तो उसका एनर्जी पैकेट रेड के मुकाबले ज्यादा होगा। ठीक है बेटे, तो यानी कि अगर आप लाइट के कलर्स चेंज करेंगे तो यू आर चेंजिंग दी एनर्जी, यू आर चेंजिंग दी एनर्जी को बदल रहे हैं आप। कौन कौन सी एनर्जी पैकेट्स गिर रहे हैं वो बदल रहे हैं। अब जब हमने किसी फोटो सेंसिटिव मटीरियल पर लाइट गिरी तो इतनी एनर्जी इंसिडेंट की उस फोटो सेंसिटिव मटीरियल पर, और उस लाइट ने क्या करना है,
उस लाइट ने इलेक्ट्रॉन को निकालना है और उसको वेलोसिटी भी देनी है, उसको क्या देना है, वेलोसिटी भी देनी है, ताकि वो क्या कर सके, चल सके। तो यानी कि जो एनर्जी आपने दी, जो एनर्जी आपने इंसिडेंट करी, उस एनर्जी ने दो काम किए, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकाला और दूसरा उसको चला दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी भी दी और निकालने का काम भी किया, इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम भी किया उसकी एटम की ऑर्बिट से। ठीक है बेटा। सो दिस लाइट एनर्जी प्रोवाइड्स टू थिंग्स which we call as work function and secondly we call as the, ये तो एक तो हो गया बेटा वर्क फंक्शन, और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये दो चीजें दी, व्हाट इज वी कॉल एज वर्क फंक्शन एंड अनदर इज वी कॉल एज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपने लाइट एनर्जी इंसिडेंट की किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, तो दो तरह की एनर्जी हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन को मिली है, एक तो वर्क फंक्शन की, भाई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दूसरा उसको चलने के लिए काइनेटिक एनर्जी मिली है। जनरली जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल हम लोग लगाते हैं वो कैथोड पे लगाते हैं, क्योंकि एमिशन वहीं से पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स का, और सर्किट का क्लोजिंग वहीं से पॉसिबल है। अब देखो बेटा, ये हमने डिस्कस किया पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया। अब देयर इज वन थिंग विच वी कॉल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक चीज है जिसको हम कहते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? ऐसा है बेटे, हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही चल रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दें, यानी कि कुछ ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप एमिटिंग, बाहर निकलने बंद हो जाएंगे। यानी अगर आपने ये कैथोड बनाया था, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल था, ये आपकी ट्यूब थी और यहाँ पे आपने सेल लगाया था, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने सेल लगा दिया था, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे बेटा बल्ब लगा दिया, ये बल्ब, हाँ बेटा ये देखिए नेगेटिव, जिस पे लाइट गिरनी है उसको हम कैसा कर रहे हैं, नेगेटिव, ये लाइट रेज है, दीज आर लाइट रेज दैट आर फॉलिंग, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। अब बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। हमने क्या करा, अगर इसको रोकना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है यहां पर हम किसी तरह से नेगेटिव चार्ज लगा दें, यानी कोई एक्सटर्नल बैटरी लगाकर यहां इस फेस को नेगेटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रिपेल होगा और ये रुक सकता है। जो पोटेंशियल आपने इसको रोकने के लिए लगाया कि ये बाहर निकले ही ना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना पोटेंशियल वर्क कर रहा है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यानी इतना नेगेटिव कर दिया कि यहाँ, पहले मान लीजिए आपने कम नेगेटिव किया तो हो सकता है ये यहां तक चल के फिर यहां गिर गया, फिर आपने थोड़ा पोटेंशियल और बढ़ा दिया, यानी नेगेटिव प्लेट को और नेगेटिव कर दिया, तो फिर क्या हुआ कि ये हल्का सा निकला और यहीं पे ही गिर गया प्लेट के साथ ही। लेकिन फिर आपने इतना नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया कि ये बाहर ही नहीं निकला, तो उस समय जो पोटेंशियल ने वर्क डन किया दैट इज इक्विवेलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी चेंज। ठीक है बेटे, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर है, यानी कि उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी इंसिडेंट रेडिएशन के कारण, उतना ही आपने पोटेंशियल लगा दिया, तो वट उतना ही वर्क पोटेंशियल ने कर दिया, तो इट विल नॉट कम आउट, यानी कि E into Vs, this is work done by the potential on the electron, on the photoelectron, that is equal to half into mass into V square, half into mass into velocity square। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2e, mv स्क्वायर बाई 2e, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2e। ठीक है बेटे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का आप समझ गए कॉन्सेप्ट कि इट brings about, it is the potential that is required such that the electron, the photoelectron does not get emitted। ठीक है बेटा, does not get emitted। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा।
देखिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी चेंज्ड। अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी कैन यूज। और बेटा जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बारे में बात की थी, उसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि लाइट की इंटेंसिटी यदि वेरी कर देते हैं, सो देन आल्सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन then also there can be a difference between the photoelectric current that is getting generated। ठीक है बेटा। सो लाइट की नेचर के बारे में हमने बात की थी कि लाइट हैज़ मटेरियल एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों बातें हैं। लाइट के पास मटेरियल नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। मटेरियल नेचर और वेव नेचर है, दोनों ही नेचर्स लाइट के पास हैं। ठीक है बेटा। अब आप देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी चेंज्ड। तो इंटेंसिटी यदि हम चेंज करेंगे, जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, अगर उसमें हम लोगों ने लाइट की इंटेंसिटी को वेरी कर दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ देखिए बेटा, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा इसमें आपको, और इसके लिए आई एम कॉलिंग हिम। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, ठीक है जी, एंड हिज नेम इज मनदीप। सो देखिए बेटा, अगर मैंने ये इनकी बाजू निकाल दी, ये देखो डोले हैं इनके। अब देखिए बेटा, मैंने ये यहां से पार्टिकल इंसिडेंट किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए, तो व्हाट इज हैपनिंग, द मोर पार्टिकल्स कैन बी एमिटेड आउट फ्रॉम हिम। अगर मैंने ज्यादा पार्टिकल्स इन पे इंसिडेंट कर दिए तो ज्यादा पार्टिकल इनमें से बाहर निकलेंगे। पार्टिकल क्या है, इनके बाल बेटा, ये बाल नोच रहा था मैं, तो क्या है, ज्यादा अगर मैंने उंगलियां इस्तेमाल की, 4 उंगलियां इस्तेमाल करी तो हो सकता है 4 बाल आए, लेकिन अगर 8 उंगलियां इस्तेमाल कर दी, कितने बाल आएंगे, कितने आएंगे जी, 8 बाल। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, क्या चीज चेंज कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग दी इंटेंसिटी। तो इसी तरह से लाइट एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिर रही है, और बहुत सारे पार्टिकल, अगर मैंने इंटेंसिटी बदल दी, लाइट की इंटेंसिटी बदल दी, यानी 100 वाट का लट्टू लगा दिया, इनका चेहरा ज्यादा चमकेगा बेटा। ठीक है, तो चेहरा ज्यादा चमकेगा। लेकिन अगर मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी एमिटेड फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 2 और आदमी आकर अगर इनको फिर नोचना शुरू कर दें तो ज्यादा बाल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू जी। नाउ देखिए, ये इंटेंसिटी जो है, इट लीड्स टू, इंटेंसिटी लीड्स टू द वेरिएशन, इंटेंसिटी लीड्स टू वेरिएशन इन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ठीक है बेटा, intensity leads to variation in the photoelectrons emitted. Intensity leads to variation in the photoelectrons emitted. ठीक है बेटे, तो intensity leads to the variation in the photoelectrons emitted, और किस तरह से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, इसमें वेरिएशन होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण। ठीक है बेटा, तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से अगर 4 इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे, जैसे 4 बाल निकल रहे थे, अब कितने हो गए, 8, अगर मैंने इंटेंसिटी को वेरी कर दिया। सो इंटेंसिटी के वेरिएशन से द करंट इंक्रीजेस, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इट टेंड्स टू इंक्रीज। But what happens to the kinetic energy of the particles that are getting emitted? देखो बेटा, kinetic energy remains unaffected। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे थे, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से अब निकल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी में नहीं फर्क पड़ा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव इंक्रीज्ड, इंक्रीजिंग द ऑन इंक्रीजिंग intensity of incident light
of incident light, the number of photoelectrons, the number of photoelectrons emitted are increasing, but the kinetic energy of the emitted electrons is unchanged. बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज अनचेंज्ड, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर रही है. व्हाट इज चेंजिंग इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. अब देखिए बेटा, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं कि इंटेंसिटी लाइट की चेंज करने पर क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है? बेटा इंटेंसिटी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या है? It is just doing work against the kinetic energy. It is just doing work against the kinetic energy. सिर्फ kinetic energy के against work हो रहा है. ठीक है बेटा. So stopping potential बदलता नहीं, क्योंकि kinetic energy नहीं change करती. So stopping potential does not change with intensity. Stopping potential, बड़ी important बातें बता रहा हूँ बेटा मैं. Stopping potential does not change with intensity of incident light. तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज होता है. नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल था, तो अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा आपके साथ विच विल डिपिक्ट the current, the photoelectric current, and it is a graph between photoelectric current and the stopping potential. ठीक है बेटा. सो एक ग्राफ बनाऊंगा अब आपके साथ which will show you so graph showing variation of saturation current with changing intensity. With changing intensity. अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश. ठीक है बेटा. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, and this is current we have placed here, y axis current. अब देखिए बेटा, नाउ अगर पोटेंशियल मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना था, Vs वाज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग कौन सी साइड पे दिखाते हैं? वी ऑलवेज शो द स्टॉपिंग पोटेंशियल टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड. ठीक है बेटा. नेगेटिव साइड पे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को दिखाते हैं. यदि आप नेगेटिव पोटेंशियल कम कर रहे हैं, ठीक है बेटा, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल आप चेंज कर रहे हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल है. नाउ एट ए सर्टेन इंटेंसिटी वी फाइंड द करंट इज I1. ये जो वैल्यू है करंट की, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट. ठीक है बेटा. सो I1 इंटेंसिटी पर जो करंट वैल्यू थी वो इतनी थी. I1 इंटेंसिटी पर करंट वैल्यू इतनी थी. ठीक है बेटा. I1 इंटेंसिटी पर जो करंट की वैल्यू थी, जो सैचुरेशन करंट था, IS1 वाज दिस मच. अब अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, देन देयर विल बी नो चेंज इन दी स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई बदलाव
नहीं आएगा उस सिचुएशन में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहा और इंटेंसिटी के बढ़ने पर सैचुरेशन करंट हैज इंक्रीज्ड। इंटेंसिटी यदि I2 थी तो सैचुरेशन करंट ये बेटा यहाँ पे लगभग एक इस तरह से यूनिफॉर्म हो जाता है ग्राफ, तो ये सैचुरेशन करंट ये हो गया IS2। इसी तरह बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना ही रखा, फिर दोबारा से अगर हमने बढ़ाया तो वी फाइंड अगेन द सैचुरेशन करंट इज इंक्रीजिंग विद इंटेंसिटी। सो फ्रॉम हियर अगर इस सिचुएशन में I2 इंटेंसिटी थी देन बेटा I2 is greater than I1, I2 is greater than I1, यानी कि intensity at second situation is greater than intensity at the first situation because the number of electrons emitted have increased, so the saturation current value has increased and there has been no change, कोई और तरह का चेंज नहीं हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो है जब करंट जीरो हो गया, ठीक है बेटा, और अगर किसी भी पोटेंशियल वैल्यू पे देखा जाए तो एक करंट बहेगा ही बहेगा। सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो इंस्टेंट है जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या वो पोटेंशियल अप्लाइड है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ही, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ही बंद कर देता है, ठीक है, जिस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ही बंद कर देता है वो सिचुएशन है, ठीक है बेटा, दैट सिचुएशन इज द सिचुएशन एट विच द करंट इज जीरो। तो आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू पर हमने करंट जीरो रख रखा है और जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं एज वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, ठीक है बेटा, तो ये तो वो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो पॉजिटिव पोटेंशियल साइड पे अगर आप जा रहे हैं तो यू फाइंड दैट द सैचुरेशन करंट चेंजेस विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इट डज नॉट शो एनी चेंज विद, it does not show any change with the stopping potential does not show any change with the intensity of the incident light, ठीक है बेटा। तो ये हमने डिस्कस किया एक ग्राफ जिसमें कि हमने सैचुरेशन करंट क्या होता है जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जितने निकल सकते थे उतने निकल चुके हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब आप देखिए नाउ देयर इज वन आइंस्टाइन इक्वेशन, एक आइंस्टाइन इक्वेशन है जिसमें आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की थ्योरी को इस्तेमाल किया है और इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाउ देखिए बेटा हम लोग ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द वेरी बेसिक थिंग दैट इज कि अगर हमने किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कुछ निकालना है, यानी कि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कराना है, तो सबसे पहले हमें फोटो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी, और वो मैंने आपको बताया था कि वो जो एनर्जी का पैकेट है that depends upon the frequency of the incident light. Frequency of incident light is h nu, frequency of incident light is h nu, ठीक है बेटा। ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है इंसिडेंट होते हैं, these are these small packets of energy, ठीक है। सो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी चेंज करते हैं अगर आप लाइट को चेंज कर देंगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे। सो according to Einstein equation he used the principles of Max Planck. Suppose हमारे पास कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है ये और इस पे न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट है, ठीक है बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज न्यू, ठीक है। अब देखिए कितना एनर्जी पैकेट इस पर गिर रहा है, ये एनर्जी पैकेट है h न्यू का, इतनी एनर्जी इस समय फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर इंसिडेंट है, इतनी एनर्जी इस समय फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर इंसिडेंट है। अब ये एनर्जी क्या कर सकती है, ये एनर्जी उतनी तो होनी ही चाहिए कि रिमूवल हो जाए किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो कितनी होनी चाहिए, ये एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम इसके वर्क फंक्शन जितनी, इसके वर्क फंक्शन जितनी, वर्क फंक्शन
नाउ वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं. नाउ दिस फाई इज इक्वल टू h into nu naught. This phi is equal to h into nu naught. What is this nu naught? Nu naught is threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल को इतनी फ्रीक्वेंसी तो लाइट की होनी ही चाहिए कि अगर वो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर एमिशन हो सके. तो देखो बेटा, दिस फाई इज एच न्यू नॉट. तो अगर हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस होगी न्यू नॉट से, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, then there will be no emission, from the photosensitive material. कोई emission नहीं होगा from the photosensitive material. So naturally this should be minimum, it should be equal to or it should be greater than the threshold frequency. The frequency of light that is incident on the threshold frequency will be different. ठीक है जी, it should be different from it is different for different materials. ठीक है बेटा. अब देखिए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसी मटेरियल की वो इंडिविजुअल है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर एक में से इलेक्ट्रॉन निकालना की कैपेबिलिटी अलग अलग है. अगर आपने उसके थ्रेशोल्ड मटेरियल की जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी के फोटॉन इंसिडेंट कर दिए, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इंसिडेंट कर दिए, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो क्या होगा, देन ओनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लेकिन चलेगा नहीं. तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए और चलने भी लग पड़े. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दो काम करे. एक तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड करे, वर्क फंक्शन यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो वर्क है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे. दूसरा, उसको काइनेटिक एनर्जी भी दे, उस फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी दे, और वो काइनेटिक एनर्जी के चलते क्या हो, फोटो इलेक्ट्रॉन चलने लग पड़े. तो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया वो क्या था, he said that the energy incident on a photosensitive material is going into two places. दो अलग अलग places पे जा रही है. That is E is equal to h nu naught work function plus half mv square. That is equal to half mv square. ठीक है बेटा. So energy E is equal to h nu is equal to h nu naught प्लस बेटे हाफ एम वी स्क्वायर, नाउ दिस एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यानी कि जो एनर्जी इंसिडेंट है और जो वर्क फंक्शन है, अगर उसका डिफरेंस लिया जाए तो वी विल गेट द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स which are being emitted from the photosensitive material, जिनका एमिशन हो रहा है फोटोसेंसिटिव मटेरियल से, तो इतना काइनेटिक एनर्जी उन मटेरियल्स ने गेन किया है. ठीक है बेटे. नाउ इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है काइनेटिक एनर्जी देने में. फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में सबसे बड़ा रोल किसका है बेटा, देयर इज ए बिग रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी कि अगर मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल दूंगा, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज. नाउ वी विल सी व्हाट इज द वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी of the photons incident
on the photo sensitive material। ठीक है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी के बदलने पर व्हाट इज गोइंग टू चेंज, दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस नाउ। अब देखिए बेटा, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो देखो वर्क फंक्शन तो उतना ही है, वर्क फंक्शन तो उतना ही मिलना है। व्हाट इज गोइंग टू चेंज, द काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू चेंज, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर नॉट गोइंग टू चेंज। बेटा जो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो बात तो बदलेगी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और फिर दोबारा से मनदीप जी को यहाँ पे बुलाऊंगा और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फिर से करके दिखाऊंगा। तो अब देखिए मनदीप जी दोबारा से आए प्लीज़। अब फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन मैं डिस्कस करूंगा दोबारा से, प्लीज़ आप ये उठा लीजिए अगेन। नाउ ये देखिए बेटा, ये मैंने हिट किया, दर्द हुई तो अनु जी? आर यू गेटिंग पेन? दर्द हुई? प्लीज बोलिए कैमरे के सामने। यस। अब फिर दोबारा से इसको उठाइए, दोबारा। पहले से ज्यादा? हाँ जी। पहले से ज्यादा दर्द हुई ये कह रहे हैं। क्या फर्क हुआ? पहले मैंने धीरे से मारा था, अब कैसे? तेज मारा। तेज मारा। अरे पहले फ्रीक्वेंसी जो थी मेरे हाथ की वो कम थी और दूसरी बारी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? ज्यादा। इनको दर्द ज्यादा हुआ। अगर मैं बाल उखाड़ रहा होता इनके ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के चलते, तो दूसरी बारी बाल उखड़ने में ज्यादा दर्द होना था या पहली बारी? दूसरी बारी बाल उखड़ने में ज्यादा दर्द होना था। यानी कि दूसरी बारी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो तेज जाना था, उसने तेज चलना था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क पड़ा, बाल तो एक ही निकल रहा है। पहले मैंने सिर्फ क्या करा था, दोनों हाथ इस्तेमाल करके इनके बाल खींचे थे, बाल नोचे थे। हाँ, तो उस समय क्या हुआ था, द नंबर ऑफ हेयर्स दैट आई वाज एक्सट्रैक्टिंग हैव चेंज्ड, बदल गए थे। लेकिन अब क्या है कि एक ही नाखून का इस्तेमाल किया मैंने, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने, जो बाल निकल रहा है उसकी स्पीड में फर्क पड़ जाना है, उसकी स्पीड में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो थैंक यू जी। आपकी बाजू ठीक है? दर्द तो नहीं है? अच्छा। नाउ ये देखिए, तो व्हाट हैज चेंज्ड इज द फ्रीक्वेंसी आई हैव चेंज्ड इन द सेकंड एग्जांपल। देखो बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए आई हैव टेकन ए प्रैक्टिकल एग्जांपल, और मनदीप जी की जो है बाजू में बहुत दर्द भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने सहन किया और आई एम थैंकफुल टू हिम कि इन्होंने हमारी मदद करी समझाने में, आपको एक कंसेप्ट समझाने में, और आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा। तो बेटा देखिए, फ्रीक्वेंसी से व्हाट हैपन्स with the frequency, the kinetic energy, with the frequency, the kinetic energy, the kinetic energy of the emitted electron, of the emitted electron changes, and there is no change, and there is no change in the number of photoelectrons which are emitted. So देखिए बेटा, what has changed is only the kinetic energy of the emitted electron. The number of photoelectrons emitted have not changed. They have not changed. Number of photoelectrons emitted have not changed. But what has only changed? The kinetic energy. So kinetic energy अगर change होगी तो what is going to change? Stopping potential will change. Stopping potential बदल जाएगा बेटे. The stopping potential will not remain the same. So with the changing the frequency of the incident photons, what is going to change? The
stopping potential is going to change. So stopping potential changes. Stopping potential changes with the changing frequency of photons incident. Now देखिए बेटा, ये मैंने आपको बताया. अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा फॉर वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर वेरिएशन ऑफ द करंट, सैचुरेशन करंट विद फ्रीक्वेंसी. आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए ग्राफ नाउ. नाउ देखिए बेटा, ग्राफ बनाऊंगा अब आपके सामने. नाउ देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस पे दोबारा से पोटेंशियल, और यहां पर बेटा करंट, सैचुरेशन करंट IS. और ग्राफ देखिएगा बेटा किस तरह बनेगा. ये देखिए, VS1, VS2, VS3, these are the three stopping potentials. ये तीन अलग अलग stopping potentials हैं. बेटा VS1, VS2, VS3. और देखिए सबसे ज़्यादा stopping potential इस सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में, उससे कम है stopping potential इस सिचुएशन में, और सबसे कम stopping potential है इस सिचुएशन में. और तीनों ही सिचुएशन में saturation current is same. Saturation current is same. क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड उसमें कोई चेंज नहीं आया है. दे आर नॉट चेंजिंग. ठीक है. व्हाट हैज चेंज्ड इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज चेंज्ड बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज लिंक्ड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल. आपको पता है बेटा, EVS, द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, EVS इज इक्वल टू हाफ mv² is equal to kinetic energy half mv². So beta, stopping potential Vs is equal to kinetic energy half mv² by current by charge E. ठीक है बेटा. So Vs is equal to half mv² by E. ठीक है. So देखो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है विद काइनेटिक एनर्जी. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν1 थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν2 थी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν3 थी, देन वी कैन से दैट ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1. क्योंकि थर्ड जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसी सिचुएशन में मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सेकंड में कम है, और फर्स्ट सिचुएशन में लीस्ट फ्रीक्वेंसी है, तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल लीस्ट है. ठीक है बेटा. तो ये आपने देखा. देखिए इसमें जो स्टॉपिंग नेगेटिव पोटेंशियल होता है ना, तो ये मैक्सिमम है इसमें, और इसमें नेगेटिव पोटेंशियल उससे कम है, और इसमें नेगेटिव पोटेंशियल सबसे कम है. ठीक है बेटा. सो फ्रीक्वेंसीज इन इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से इन सिचुएशंस में आपको दिखाई है मैंने. तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन, इसमें कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन, इसमें सबसे ही कम फ्रीक्वेंसी की है इंसिडेंट रेडिएशन. नाउ ये हमने देखा बेटा, आइंस्टाइन इक्वेशन को यूटिलाइज करके हमने डिस्कस किया अबाउट द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटे, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वेरिएशन डिस्कस की विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द इंटेंसिटी. ठीक है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या वेरिएशन होता है ये हमने डिस्कस किया. तो बेटा अब मैं एक दो प्रॉब्लम्स इस पे डिस्कस करूंगा इसी कॉन्सेप्ट पे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक दो प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो देखिए बेटा, नाउ प्रॉब्लम नंबर 1, calculate the number of
number of photons emitted per second by a transmitter of 10 kilowatt power emitting radio waves of wavelength 500 meters और आपको h का वैल्यू है 6.63 into 10 power minus 34 joule second. So calculate the number of photons emitted per second by a transmitter of 10 kilowatt power emitting radio waves of wavelength 500 meter. So बेटा हमने पता करना है कि अगर हमारे पास एक ट्रांसमीटर है जिसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर है 10 किलोवाट और उससे रेडियो वेव्स निकल रही हैं ऑफ वेवलेंथ इज गिवन टू अस एज 500 मीटर, तो कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, द नंबर ऑफ फोटॉन्स वी विश टू कैलकुलेट. सो देखो बेटा टोटल पावर P, ठीक है बेटा, पावर P पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, या एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो पावर P टोटली इज इक्वल टू N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per second, number of photons emitted per second into hc by wavelength. So n number of photoelectrons emitted per second, n is equal to p lambda by hc, p lambda by hc. So p is 10 kilowatts, so 10 into 10 की power 3 into wavelength is 500 meters by क्या चीज बेटे h is 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 की power 8. ये आ गया. These many number of photoelectrons per second. So the number of photoelectrons per second will be how much? ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2.5 into बेटा 10 की power 31 per second. These many photoelectrons are getting emitted per second. ठीक है बेटा. Now problem number second. Monochromatic light of frequency 6 into 10 की power 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 power minus 3 watts. A part देखिए, what is the energy of a photon in the light beam. ठीक है बेटे,
and B part, how many photons per second on the average are emitted by the source. देखिए बेटा, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये एक लेज़र प्रोड्यूस कर रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट, और जो पावर एमिट द पावर ऑफ द एमिटेड इज इतना 2 × 10⁻³ वाट्स. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द लाइट बीम? एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? h इंटू फ्रीक्वेंसी. तो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू क्या चीज़ बेटे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो कितनी है? 6 इंटू 10⁻14. अच्छा बेटे, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? टोटल पावर P इज इक्वल टू N, ठीक है बेटे, इंटू दी एनर्जी कंटेन्ड इन 1. ठीक है बेटा, यानी ये एनर्जी वैल्यू जो आपने निकाली. सो N आपके पास आ जाएगा टोटल पावर P अपॉन h न्यू. दीज आर द नंबर ऑफ द फोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर लेजर. ठीक है बेटे, सो ये आपका